नमस्कार। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स एक नया टॉपिक या नई बुक हम आज शुरू कर रहे हैं। बीएड के सिलेबस में ये अलग से एक पेपर के फॉर्म में जो है वो हमें देखने को मिलता है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। इसके अलावा भी अगर हम जनरल जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे, चाहे वो छोटे से स्तर के हों, मध्यम स्तर के हों या फिर काफ़ी बड़े स्तर के यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर के भी हों, तो उसमें भी जो है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स जो हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक स्पेशल एम्फेसिस जो है वो इस टॉपिक पे रहता है। इसके अलावा भी जो हमारे टीचर्स हैं, एडुकेशनिस्ट हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं एजुकेशन के, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, इसका एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मीनिंग, स्कोप, इसका रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और साथ साथ इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे लर्नर्स लर्निंग एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस को। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन और मैं आपके लिए ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएंगी और आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरल मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का। तो जो वर्ड साइकोलॉजी है, उसका जो मतलब आज के समय में है, वो उस समय नहीं था जब ये जो साइकोलॉजी वर्ड था वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, रूट्स को देखते हैं। तो हम पाते हैं कि ग्रीक वर्ड्स हैं, दो दो ग्रीक भाषा के ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनसे साइकोलॉजी बना हुआ है। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो है साइकी, और दूसरा वर्ड जो है वो है लोगस। तो जो साइकी वर्ड है, उस वर्ड का अर्थ जो है वो है सोल या माइंड। क्या अर्थ है? सोल या माइंड। और लोगस को जो है वो स्टडी या डिस्कोर्स के रूप में जो है वो मानते हैं हम। ठीक है, उसका ये अर्थ है। तो इस तरीके से सोल की या माइंड की जो स्टडी है या डिस्कोर्स है, उसे ही हम साइकोलॉजी कहेंगे। और साइकोलॉजी का जो इनिशियल लिटरल मीनिंग था वो यही था, स्टडी ऑफ द सोल। इसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ मीनिंग में साइकोलॉजी के, वो बहुत ड्रास्टिक है। आप देखेंगे कि कैसे लिटरल मीनिंग जो इसकी इनिशियल स्टेज में था, स्टडी ऑफ द सोल, वो आगे बढ़ते 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 आज कंटेम्प्रेरी पीरियड में अगर हम देखें, समकालीन समय में देखें, तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इसमें अगर हम देखें तो साइकोलॉजी हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूं। और शुरुआत में ये क्या था? ये सिर्फ फिलॉसफी का, दर्शन का एक ब्रांच था, एक शाखा थी। अगेन इन्फोग्राफिक हमें यही बता रहा है, साइकोलॉजी, साइकी, माइंड, लोगस, साइंस मींस साइंस ऑफ माइंड। इसमें जो साइकोलॉजी है, उसको सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल कहा गया। जो एंशियंट पीरियड से, जब से ये शुरू हुआ है ना, जब से साइकोलॉजी की कहानी है, तब से जो है वो इसको हम मेडिवल पीरियड तक इसको आत्मा के अध्ययन का विज्ञान ही मानते रहे। इसमें जो व्यू पॉइंट रहा वो इनिशियली यही रहा, क्योंकि ये अपने आप में स्टैंड अलोन कोई सब्जेक्ट नहीं था। ये एक ब्रांच थी फिलोसफी की, उसी के अंतर्गत इसको जो स्टडी किया जाता था। और इसमें मेन फोकस जो रहता था वो इमोर्टल सोल पे रहता था, या मेटाफिजिकल जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका फिजिक्स में, या हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जवाब नहीं मिलता है, और जो कुछ ऐसी असामान्य, असाधारण गतिविधियां या असाधारण जो तथ्य हैं, उनको लेकर के जो है वो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया। इसके बाद नेचर ऑफ सोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, और आदमी का, ह्यूमन का एसेंस क्या है, क्यों वो इस धरती पे आया है, इस तरह के बड़े ही एब्स्ट्रैक्ट जैसे कुछ जो सवाल थे, उन सवालों को ढूंढने पर ये फोकस करता था। अगर इनके सपोर्टर्स की बात करें तो प्लेटो एक महान दार्शनिक हुए हैं, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी उस समय। तो जो उस समय के दार्शनिक थे, वही उस समय के साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो इसी तरीके से उन्होंने सोल एज द सीट ऑफ नॉलेज का बात की। एरिस्टोटल ने ऑन द सोल या लिंकिंग सोल टू लाइफ फंक्शंस, इस पर जो है वो जोर दिया। इस तरीके से सेंट ऑगस्टीन हुए, उन्होंने क्या किया, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी थी उसको मर्ज कर दिया सोल स्टडी के साथ। तो ये कुछ एक ऐसे हम ये कह सकते हैं कि सपोर्टर्स थे जिन्होंने साइकोलॉजी की शुरुआत की, और शुरुआत किस रूप में की? स्टडी ऑफ सोल के रूप में की। इसकी लिमिटेशन, ऑब्वियसली बहुत बड़ी लिमिटेशन इसकी यही थी कि ये एब्स्ट्रैक्ट और अनसाइंटिफिक था। अनसाइंटिफिक हर वो चीज़ जिसको लैब में हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस में जिस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते हैं, जिस पर नेचुरल जो स्टडी मेथड्स हैं जैसे ऑब्जर्वेशन है, इस तरीके के अप्लाई नहीं किए जा सकते, उसे हम अनसाइंटिफिक कहते हैं। फिर इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड को हम अप्लाई नहीं कर पाते थे, ये मैंने अभी आपको जस्ट आपसे शेयर किया। और
यही साइकोलॉजी की जड़ है, यहीं से साइकोलॉजी शुरुआत हुई। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी बीज जो है वो जड़ के रूप में उसके विकास शुरू जरूर होता है, लेकिन उसका अंत जो है वो आगे जड़ में नहीं होता बल्कि धरती के ऊपर और आगे वो जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसकी कोंपल निकलती है, तना निकलता है, उसके बाद बड़ी बड़ी टहनियां, शाखाएं, और फिर एक वट वृक्ष के रूप में वो अपना रूप जो है वो ग्रहण करता है। तो कुछ इसी तरीके की यात्रा जो है वो साइकोलॉजी की भी रही है। और इसके लिटरल मीनिंग की जो सेकंड फेज आई, उसमें इसको स्टडी ऑफ माइंड के रूप में स्वीकार्यता या मान्यता मिली। 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का ये दौर रहा। और इसमें जो मेन व्यू पॉइंट रहे वो क्या रहा कि साइकोलॉजी का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया सोल से अब कॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस पर। यानी कि क्योंकि सोल को तो कोई देख नहीं सकता, सोल को समझ नहीं सकता, सोल है भी या नहीं है, कई जगह ये क्वेश्चनेबल चीजें हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बाद के समय के हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, कॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रिसिप्शन, इन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और इन पर कार्य करना शुरू किया, क्योंकि इनको रिलेटिवली, कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है सोल के मुकाबले में। तो इसके बाद जो इसके सपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो डिस्कार्टस का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ही सेपरेटेड माइंड एंड सोल, ही सेपरेटेड माइंड एंड बॉडी, क्योंकि पहले तो उसको एक ही माना जाता था। ठीक है, फिर इसने द्वैतवाद की शुरुआत की। भारतीय दर्शन में इसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, माइंड और बॉडी। इसने एम्फेसाइज किया इंट्रोस्पेक्शन को। उसके बाद जॉन लॉक हुए, बड़े पुराने एक दार्शनिक हैं, क्योंकि इस समय दर्शन के एक ब्रांच के रूप में ही इसको स्टडी किया जा रहा था, तो यही साइकोलॉजिस्ट भी थे, यही दार्शनिक भी थे। इन्होंने क्या एडवोकेसी की कि माइंड एज अ ब्लैंक स्टेट, टेबुला रासा, जो बच्चा है, विशेष रूप से इन्होंने बच्चे को लेकर के बात कही थी कि जो किड है या जो चाइल्ड है, लर्नर है, वो जब स्टार्टिंग में आता है कुछ सीखने के लिए तो ही इज लाइक ब्लैंक स्लेट। तो इसके लिए जो टर्म इन्होंने उस समय की लैंग्वेज में दी वो थी टेब्यूला रासा। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ी ही ऐसी टर्म है जिसको कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या इनडायरेक्टली रिलेट करके पूछ लिया जाता है। तो जॉन लॉक को हमने टेब्यूला रासा के साथ रिलेट करके याद रखना है। विलियम वुंट, इन्होंने एस्टेब्लिश किया साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड यूज्ड इंट्रोस्पेक्शन। तो विलियम वुंट का नाम बहुत प्रसिद्ध है, न केवल इसको एज ए स्टडी ऑफ माइंड के रूप में कार्य करने के लिए, बट आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में कि इसका जो अगला फेज आया, इसके एवोल्यूशन का जो अगला फेज आया, उसमें भी अग्रणी भूमिका जो है, एक प्रोमिनेंट जो एक हम कह सकते हैं प्लेस, वो विलियम वुंट का हमें देखने को मिलता है। इसकी लिमिटेशंस वही है कि ये सब्जेक्टिव मेथड्स पर बेस्ड है, ये बड़ा मुश्किल है, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेजर मेंटल स्टेट्स एक्यूरेटली। किसी के मन में क्या चला है ये जानना बहुत कठिन है। कहते भी हैं कि मन चंचल है, और चंचल मन को समझ पाना, बांध पाना, व्याख्या उसकी कर पाना, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से लेबोरियस, या यूं कहें कि थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा कार्य ये हो जाता है। थर्ड अगर हम देखें तो साइकोलॉजी को जो है वो एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में मान्यता मिली। जैसे जैसे प्रोग्रेशन होती गई, साइकोलॉजी को साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाने की तरफ जो साइकोलॉजिस्ट थे वो काम करते गए। आप देखिए कहाँ आत्मा से शुरू होकर मन पे पहुंचा, और मन से फिर ये कॉन्शियसनेस यानी चेतन पर आ गया। और ये जो बात है लेट 19th सेंचुरी की है, 19वीं शताब्दी के लगभग अंतिम समय की ये बात है। और उस समय क्या आप देख सकते हैं कि जो व्यू पॉइंट रहा वो क्या रहा कि फोकस जो है वो अब इंट्रोस्पेक्शन पर आ गया, क्योंकि हमने कॉन्शियस चीज़ों को ही स्टडी करनी है, चेतन की स्टडी करनी है। तो चेतन की स्टडी करने का एकमात्र तरीका जो है वो इंट्रोस्पेक्शन है। इसमें एनालाइज किया जाता है कॉन्शियस मेंटल स्टेट्स को। अब इसके सपोर्टर्स की जो बात अगर हम करें तो विलियम वुंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इनका इस फेज ऑफ एवोल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जर्मनी में इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब की स्थापना की 1879 में। तो देखिए कहाँ एक सब्जेक्ट जो बिल्कुल लैब से जिसका दूर दूर तक नाता नहीं था, उसकी पहली लैब एस्टेब्लिश हो गई 1879 में, यानी लगभग 19वीं शताब्दी के बिल्कुल अंतिम दौर में। और विलियम वुंट के बाद एडवर्ड टिचेनर का नाम आता है, जिन्होंने डेवलप किया स्ट्रक्चरलिज्म को, जिसमें वो एनालाइज करते हैं बेसिक मेंटल एलिमेंट्स को। तो देखिए कहीं ना कहीं जो आगे जाकर के हम देखेंगे, जो हम जानते भी हैं कि जीन पियाजे ने जो स्कीमा की बात की है, मेंटल स्ट्रक्चर्स की बात की है, उसकी शुरुआत जो है वो एडवर्ड टिचेनर ने मेंटल एलिमेंट्स के रूप में कितनी पहली 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही शुरू कर दी थी।
लिमिटेशंस इसकी भी हैं। हम सभी जानते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन रिलायबल नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं का खुद इंट्रोस्पेक्शन करता है। वी कांट इंट्रोस्पेक्ट अदर्स, वी कैन ओनली इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। तो जब हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उसमें बायसनेस का भी प्रॉब्लम रहेगी, यूनिवर्सैलिटी की भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि एक आदमी खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंटेक्स्ट में अलग तरह से, और उसी इंट्रोस्पेक्शन को कोई और जो पर्टिकुलर पर्सन है वो यूज करेगा किसी और तरह से। तो इस तरह की इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके चलते जो है वो फर्दर फिर इसका और ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ, और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इसका सामने हमारे आया, जिसमें हम साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर मानते हैं, और एक बहुत बड़ा युगांतकारी क्रांतिकारी परिवर्तन है जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमें देखने को मिला। अब 20वीं शताब्दी में क्या व्यू पॉइंट रहा, इसने इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी थी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। और साइकोलॉजी को इन्होंने क्या कहा कि इट शुड स्टडी, ये क्या स्टडी करे, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर को। ये उस बिहेवियर को ही स्टडी करेगा जो ऑब्जर्व किया जा सकता है और जो मेजर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे जो मेजरेबल ही नहीं है, जैसे मेटाफिजिकल एलिमेंट्स को इससे बाहर कर दिया गया, सोल को बाहर कर दिया गया, माइंड जो थोड़ा सा अनसर्टेन है उसको बाहर कर दिया गया, इंट्रोस्पेक्शन को बाहर कर दिया गया, और सिर्फ बिहेवियर पर ये सामने आ गया। और बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का यहाँ से उदय होना शुरू हो गया, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, पैवलोव हो, स्किनर हो, या फिर वो अन्य वाटसन जैसे एक हम कह सकते हैं कि महान बिहेवियरिस्ट क्यों ना हो। इसके बाद अगर इनके सपोर्टर्स की बात करें तो वही जिनका मैंने अभी नाम लिया, जॉन बी वॉटसन, जिसको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी को एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद बी एफ स्किनर की बात हम करते हैं, तो बी एफ स्किनर ने क्या फोकस किया, रीइंफोर्समेंट पर और कंडीशनिंग पे। इनका ज्यादा काम रीइंफोर्समेंट पे है। कंडीशनिंग में इन्होंने जो है वो इवान पैवलोव के काम को ही आगे बढ़ाया। इवान पैवलोव को कंडीशनिंग का फादर भी कह सकते हैं, क्योंकि इवान पैवलोव वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डॉग्स के स्लाइवेशन पर एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये फिजिशियन थे। एक फिजिशियन के रूप में कार्य करते करते इन्होंने पाया कि कैसे जो डॉग है उसकी स्लाइवेशन को कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलस एंड विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। इट कैन बी मैनिपुलेटेड, इट कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज और स्टॉप्ड, एक्सटिंक्ट एज वेल। तो इस पर काम करते करते इनका जो ध्यान है वो इस थ्योरी पर गया, और ये यहाँ से साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका प्रादुर्भाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। थॉर्नडाइक, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड ट्रायल एंड एरर की हम बात करते हैं। आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति में यदि सबसे ज़्यादा किसी साइकोलॉजिस्ट का हमें एक प्रभाव देखने को मिलता है तो वो थॉर्नडाइक का है। जब साइकोलॉजी शुरू हुई या जब स्कूलिंग का कंसेप्ट आया, एट दैट टाइम थॉर्नडाइक वाज द मेन पिलर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि थॉर्नडाइक ने के द्वारा बनाए गए अधिकतर नियम जो है वो स्कूलों में इंप्लीमेंट किए गए। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान समय में अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशनली थोड़ी सी रिच कंट्रीज हैं, चाहे वो हम यूएसए की बात करें या हम सिंगापुर की बात करें या अदर कंट्रीज की बात करें, वो अब थॉर्नडाइक की जगह जॉन डीवी के प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बट स्टिल इन इंडिया वी आर following the same pattern which was there in very early stages of Thorndike pattern। तो ये एक हमें इसमें बात देखने को मिलती है। और इसमें एडवांटेज क्या रहा, देखिए, वो साइकोलॉजी जिसको कि लैब के दरवाजे के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, वो लैब, उसकी लैब भी एस्टेब्लिश हुई अपनी पर्टिकुलर, और उसके एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, उसके मेथड्स भी ऑब्जेक्टिव हो गए, और एक ऐसी सब्जेक्ट वो बन गया जिसको हम साइंटिफिक सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा युगांतकारी परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसकी मैंने शुरू में बात की। और क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर आके रुक गया है, इट इज अ ग्रोइंग सब्जेक्ट, इट इज अ ग्रोइंग ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ग्रोइंग एज वेल एज इवॉल्विंग साइंस। तो इसने अभी इवॉल्व होना खत्म नहीं किया, इट इज स्टिल इवॉल्विंग। और जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं साइकोलॉजी की, वो साइकोलॉजी को बिहेवियर के साथ साथ मेंटल प्रोसेसेस के साथ जोड़ती हैं। और ये कंटेम्प्रेरी पीरियड है जिसकी मैंने बात की थी, जो आज के समय में हमारा चला हुआ है, पोस्ट 1950 से लेकर के आज तक, यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद आज 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो यहाँ हम साइकोलॉजी को जो है वो इस रूप में देखते हैं।
इसमें व्यू पॉइंट क्या है कि बिहेवियर के साथ साथ कॉग्निटिव अप्रोचेस को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि जीन पियाजे इसमें आ गए हैं, वाइगोत्स्की इसमें आ गए हैं, ब्रूनर इसमें आ गए हैं, ठीक है, एरिक्सन इसमें आ गए हैं, फ्राइड इसमें आ गए हैं, तो बहुत से चेंजेस इसमें हुए हैं। अब इट इंक्लूड्स थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन। आज हमारे पास ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मोटिवेशन पे भी काम किया है, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग पे काम किया है, परसेप्शन पे काम किया है, मेमोरी पे काम किया है, थॉट्स पे काम किया है, इमोशंस पे काम किया है, लाइफ की डेवलपमेंट की स्टेजेस की थ्योरी दी हुई है, और वो थ्योरीज जो हैं वो प्रैक्टिकली प्रूवन है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं। तो इसी वजह से आज जो साइकोलॉजी का जो एक स्थान है वो एकेडमिक जो हमारा एक डायस्फोरा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। हर विषय कहीं ना कहीं अपने आप से साइकोलॉजी को रिलेट करता है, और साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हर विषय से कुछ ना कुछ लेकर के अपने आप को एनरिच करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एपीए ने बहुत बढ़िया इसकी डेफिनेशन दी है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने, कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसमें जो इसके सपोर्टर्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, चॉम्स्की की कॉग्निटिव रेवोल्यूशन थ्योरी, और ये ऐसी रेवोल्यूशनल थ्योरी है जिसने लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। एक्सेप्शनल वर्क हैज बीन डन बाय नॉम चॉम्स्की इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाउ चिल्ड्रन लर्न्स लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करें, हम जनरेटिव ग्रामर की बात करें, हम यूनिवर्सल ग्रामर की बात करें, सारे के सारे कंसेप्ट नॉम चॉम्स्की के हैं जो आज के समय में फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस या साइकोसेक्सुअल थ्योरी अगर किसी ने दी है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पर किसी ने काम किया है, इड ईगो इडम पर काम किया है, ही इज नन अदर देन सिगमंड फ्राइड। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका पीरियड किस तरीके से आगे बढ़ा, सोल में क्या रहा, माइंड में क्या रहा, कॉन्शियसनेस का इसको जब साइंस बोला तब क्या रहा, बिहेवियर का क्या रहा, और मॉडर्न टाइम में इसका क्या स्थिति है। तो आई विल नॉट गो इन डिटेल इन दिस चार्ट, यू कैन हैव अ क्लिक or you can have a picture of this particular slide and you can read it or you can revise it. Now we are moving further. What is psychology, meaning and definition? तो अभी हमने मीनिंग जो भी पढ़ा ना उसी में से निकल आया, अब हमें इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, बिहेवियर, इमोशंस, थॉट प्रोसेसेस। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई पीपल बिहेव इन अ सर्टेन वे। इसके की पॉइंट्स क्या है, ये स्टडी करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस को, पर्सनैलिटी, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, सबको ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ये अप्लाई करता है या अप्लाई होता है रियल लाइफ सिचुएशंस में, जैसे एजुकेशन है, थेरेपी है, वर्क है, रिलेशनशिप्स हैं, क्लासरूम टीचिंग है, इन सब में इसका यूज है। डेफिनेशन की बात करें तो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन हमेशा सबसे बेस्ट डेफिनेशन रही है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। बेस्ट होने के साथ साथ शॉर्ट भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लर्न कर सकते हैं। देयर इज अनदर definition which is given by American Psychologist Association. Psychology is the scientific study of the behavior of individuals and their mental processes. Again, वॉटसन जिसकी हमने पीछे बात की, उन्होंने क्या कहा, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के ये एक प्रोमिनेंट या एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने कहा है साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से हैं तो बिहेवियर पे ही अपनी बात रखेंगे। अब देखिए, साइकोलॉजी को तो हमने समझ लिया, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि उसकी कोई ब्रांच, पहले तो साइकोलॉजी खुद एक ब्रांच थी किसकी, फिलोसफी की, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप हुई ना इसकी अपनी ब्रांचेस बनती गई, और इसकी ब्रांचेस में क्लिनिकल साइकोलॉजी जो इलाज करने पे, ट्रीटमेंट करने पे, डायग्नोज करने पे, मेंटल हेल्थ इश्यूज पे काम करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो कि ह्यूमन की ग्रोथ अक्रॉस द लाइफ स्पैन कैसी होती है, हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के, जैसे एरिक्सन उनमें से प्रमुख हैं। इसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, हाउ पीपल थिंक, रिमेंबर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसके फादर ऑफ cognitive psychology is known as I think not I think but I'm sure he is none other than the Jean Piaget. ओके, उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में वाइगोत्स्की का काम है, बेंड्यूरा का काम है। ठीक है, तो ये लोग वो हैं जिन्होंने हाउ इंडिविजुअल बिहेव्स इन ग्रुप्स इस पर काम किया, ये कैसे बच्चा या लर्नर जो है वो समाज में सीखता है, सबसे ज्यादा इस पर काम किया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है मेन, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि जब साइकोलॉजी की एप्लीकेशन हम किस में करते हैं, सीखने और सिखाने में, तो वो
एजुकेशनल साइकोलॉजी बन जाती है, और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो वर्क प्लेस बिहेवियर पर काम करती है। तो इसकी ये तो जनरल सी एक मेजर ब्रांचेस आ गई। इसका डिटेल एक इन्फोग्राफिक मैंने यहाँ इंसर्ट किया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक एट इट। इसको आप देख सकते हैं और इसको स्टडी भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल साइकोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी और कुछ नहीं है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इन एजुकेशनल सेटिंग्स। यानी जब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, उसमें सीखी गई चीज़ों को, उसके सिद्धांतों को हम क्लासरूम में अप्लाई करेंगे ना, तो वही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और हमारे काम की भी यही है। क्यों? क्योंकि इसी के साथ हम जुड़े हैं। वी आर एजुकेशनिस्ट, वी आर टीचर्स, तो हमें इसी के साथ जुड़ना है। बट इसका बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है कि हाउ इट इवॉल्व। इसमें इन्वॉल्व क्या किया जाता है? देखिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग एंड अप्लाइंग दिस नॉलेज टू इंप्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कॉग्निटिव थ्योरी का एग्जांपल क्या दिया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करती है, और ये हमें कहाँ काम आता है? एजुकेशन में कैसे काम आता है? देखिए, आपने एज अप्रोप्रिएट टीचिंग की बात की है, आपने लर्निंग स्टाइल की बात की है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है, टीचिंग एट द पेस ऑफ लर्नर की आप बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये डेवलपमेंटल स्टेजेस से बात आ रही है। बिहेवियर थ्योरीज की जब हम बात करते हैं, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फसाइज करती है यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू शेप द बिहेवियर। कैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन, कैसे बच्चे को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, सिखाता है। इसमें अब हम थोड़ा सा और आगे देखें तो इसमें नेचर आ जाएगा। देखिए, नेचर और इसके बाद आएगा हमारा क्या? स्कोप। ये नेचर और स्कोप वैसे एक ही है, लेकिन इनमें एक महीन सा अंतर है, बिल्कुल धागे के समान। वो क्या अंतर है? वो ये है कि नेचर का अर्थ होता है, किसी भी चीज का नेचर हो, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर का अर्थ है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, और इसके स्कोप का अर्थ है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या है। वैसे एक ही है, जैसे मैं क्या हूं, वो मेरा नेचर आ गया, और मुझ में क्या क्या है, यानी मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं कहाँ कहाँ फायदेमंद साबित हो सकता हूँ, कौन कौन से मेरे एरियाज हैं, वो मेरा स्कोप आ गया। अब इसके हम सबसे पहले नेचर की बात करते हैं। साइंटिफिक नेचर है, कैसे अनसाइंटिफिक से साइंटिफिक हुआ, ये जर्नी आप जानते हैं, तो यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। आप बता सकते हैं कि क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन इसमें आ गया है, एनालिसिस इसमें आ गया है, जो रिसर्च मेथड्स हैं, और कौन से रिसर्च मेथड्स हैं? साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स हैं, तो इसलिए साइंटिफिक नेचर हो गया इसका। ये नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, और ग्रोइंग साइंस है। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ना, वो एक पॉजिटिव साइकोलॉजी है। इसमें किसी भी चीज के हम ये बता, मान लो कोई भी चीज में यदि कोई समस्या नजर आती है ना, तो हम बताते हैं, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहते हैं कि उसकी समस्या ये है, नहीं, हम उसको सॉल्यूशन भी देते हैं। जैसे टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना साइकोलॉजी का काम है, लेकिन उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजीज देना, फीडबैक देना, उसको गाइडेंस देना, ये भी किसका काम है? ये भी तो साइकोलॉजी में डिस्कस होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइंस। ग्रोइंग क्यों है? आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची, और अभी भी रुकी नहीं है। सोशल साइंस कैसे है? क्रेडिट गोज टू सोशल साइकोलॉजिस्ट लाइक एल्बर्ट बेंड्यूरा, लाइक लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने काम किया है। इसके अलावा भी सोशली किस तरीके से बच्चा सीखता है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को लेकर ये काम करती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइंस। इसके साथ साथ नेचुरल तो ये है ही है, क्योंकि ये वो टूल्स यूज करती है, वो मेथड्स यूज करती है जो अदर नेचुरल साइंसेज यूज करती हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसमें देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। डायरेक्टली यूज होती है सीधा क्लासरूम में, हेल्प करती है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो, पेरेंट्स की हो, टीचर्स की हो, एजुकेशनिस्ट की हो, पॉलिसी मेकर्स की हो, करिकुलम डिजाइनर की हो। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। चाइल्ड सेंटर्ड है। रूसो ने एक बात कही थी, मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा था, कि हम बच्चे के स्तर तक पहुंच नहीं पाते, और बच्चे को वो नहीं बता पाते कि जो बच्चे के विचार हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने विचारों को बच्चे पर थोपते हैं। ये क्या है? ये चाइल्ड सेंटर्डनेस की एक एग्जाम्पल है कि हमें बच्चे के स्तर तक पहुंचना है। वी हैव टू रीच टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। और ये किसने कहा? साइकोलॉजी ने कहा, क्योंकि साइकोलॉजी आई तब ऐसा हुआ। इससे पहले टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी क्लासरूम्स। नेक्स्ट क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। मैंने पहले भी कहा कि साइकोलॉजी बहुत से विषयों से कुछ ना कुछ ले लेके खुद को एनरिच किए जा रही है, और इसी तरीके से ये
एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट नहीं है कि जो जिसका कोई वास्ता नहीं है। वैसे देखा जाए तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो स्टैंड अलोन हो, हर सब्जेक्ट किसी न किसी से कुछ ना कुछ लेता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, वो क्या लेता है। जैसे साइकोलॉजी से देखिए, सोशल हमने बात की ना, सोशल साइंस है, क्यों है? क्योंकि वो साइकोलॉजी से बहुत कुछ लेती है। फिलोसफी की तो ये एक ब्रांच थी ही थी, फिलोसफी तो इसकी मदर है, तो फिलोसफी तो इससे तो इसको अलग किया ही नहीं जा सकता, माँ बच्चे से अलग नहीं हो सकती। इसी तरीके से न्यूरो साइंस है, जब हम ब्रेन की बात करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट की बात करेंगे, मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करेंगे, तो वहां पर न्यूरो साइंस आएगी ही आएगी। इसके बाद डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, कैसे देखा ना आपने, अडेप्ट कर रही है अपने आप को, टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे साइकोलॉजी अपना कोहेरेंस बिठा रही है, कैसे अपनी एक तरीके से जो है अडेप्टेबिलिटी कर रही है। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके कुछ नेचर के। अब देखिए स्कोप की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं, इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग को स्टडी करते हैं, इसमें हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, मोटिवेशन को स्टडी करते हैं, एंड स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज रखना है, उनकी असेसमेंट कैसे करनी है, थ्योरीज क्या क्या है जो अप्लाई की जा सकती हैं, और कैसे सैम्पल हेडलाइंस देनी है, इनको हम स्टडी करते हैं। अब इसके साथ देखिए कुछ और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे ये लर्नर रिलेटेड स्कोप क्या क्या है, कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी करनी है, ये लर्नर से जुड़ा हुआ है ना, बच्चे की फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल डेवलपमेंट को स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंटेलिजेंस को, एप्टीट्यूड को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ पे काम करना है। ये क्या है? ये लर्नर से रिलेटेड स्कोप्स हैं। इस तरीके से लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड भी स्कोप्स हैं, कि हाउ लर्निंग ऑकर्स, लर्निंग कैसे होती है, कंडीशनिंग से, कंस्ट्रक्टिविज्म से, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, मोटिवेशन को, अटेंशन को, इंटरेस्ट को। ये सब चीज़ें किस में स्टडी की जाती हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो इस तरह से जो हमारी ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये क्या बन जाती है? एक वास्ट स्कोप के साथ एक बहुत बड़ा वृहद विषय बन जाती है। और इसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की हम बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, कि पीछे जो हमने सीखा है ना, प्रीवियस नॉलेज जो है ना हमारा, कैसे वो नई सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। आज भी टीचर जब अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं, टीचर डायरीज मेंटेन करते हैं, तो उसमें एक पीके टेस्टिंग नाम से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, जिसमें हम बच्चे का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। फिर हम जानते हैं कि अच्छा बच्चे को ये आता है, ये नहीं आता है, फिर हम उसके आधार पर एक बेस बिल्ड करके आगे बढ़ते हैं। मतलब वो कहाँ से आया? वो आया साइकोलॉजी से। इसके बाद स्कोप में इतना ही नहीं है, इसके स्कोप में आप देखिए, इसमें लर्निंग एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा है, डिसिप्लिन की टेक्निक्स कैसी हैं, ऑटोक्रेटिक तो नहीं है, डेमोक्रेटिक हैं या कैसी हैं। इसके साथ साथ असेसमेंट इवैल्यूएशन पे काम होता है, कि टेस्ट कैसे हैं, एग्जाम्स कैसे हैं। जैसे टेस्ट और एग्जाम पे देखिए ब्लूम ने काम किया, बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी, उसके बाद क्रैथहोल और एंडरसन ने उसको रिवाइज किया, ये उसके स्टूडेंट्स थे। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजी का ये एक वेब है। जब आप इसको पढ़ोगे ना, बड़ा आनंद आपको इसमें आएगा, और आप फील करोगे कि कहीं ना कहीं आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो। आप देखोगे कि अपनी डेली क्लासरूम टीचिंग में एज ए टीचर आप इंजॉय करना शुरू करोगे इसको, आप इसमें आनंद लेना शुरू कर दोगे। और फीडबैक और रिमेडिएशन को आप समझते हैं, कि पहले तो कोई कमी है वो आइडेंटिफाई की, उसमें उसको बच्चे को फीडबैक दिया, और साथ में उसको रिमेडियल टीचिंग की, दैट इज कॉल्ड रिमेडिएशन। तो ये भी किसकी देन है? साइकोलॉजी की देन है। टीचिंग टेक्निक्स एंड करिकुलम, ये किससे बनता है? साइकोलॉजी का ही इसमें सारा का सारा स्कोप है। और आप ये भी देख सकते हैं, इन्फोग्राफिक मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, यू कैन हैव अ लुक एंड यू कैन further enrich your knowledge and further gain some more informations about the scope of educational psychology. अब इसमें देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है टीचर के लिए। तो टीचर को ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में लर्नर्स की नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। डिजाइन करने में हेल्प करता है अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज। सपोज आपने कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, वो बच्चों को सिखाना है, आप उसके लिए कोई कोई मटेरियल चूज करते हो, एक्टिविटीज डिजाइन करते हो या सिलेक्ट करते हो, उनकी वेटिंग करते हो और उनको फिर अप्लाई करते हो। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या देखते हो? कि वो एक्टिविटीज काम ही नहीं आई, कोई फायदा नहीं हुआ, बच्चे नहीं सीख पाए। तो क्या होगा? आप उसमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, उसमें कुछ नया जोड़ोगे। कहाँ से वो आएगा? साइकोलॉजी के नॉलेज से आएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी वो हमें सब सिखाती है। ये मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है किसको? पार्टिसिपेशन को। मेंटेन डिसिप्लिन करती है बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज से। हमने देखा ना, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट वो बेसिकली डिसिप्लिन पे सबसे ज्यादा काम करता है। रीइंफोर्समेंट से डिसिप्लिन पे काम किया जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हर चीज
हर चीज़ जो है वो कहीं न कहीं हमारे लिए क्लासरूम सिचुएशंस को बेहतर बनाने के लिए एक सुविधा के रूप में काम करती है। कैसे स्लो लर्नर्स और गिफ्टेड लर्नर्स को हैंडल करना है, कैसे फोस्टर करना है इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट को, ये सारी चीज़ें। साथ में ये एक इन्फोग्राफिक है, इसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ देखिए साइकोलॉजी एनेबल करती है टीचर को अडेप्ट करने में डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। कोई बच्चा ऑडिटरी है, कोई कानेस्थेटिक है, कोई जो है वो विजुअल लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, कोई मोरॉन है। मतलब इस तरीके से हर तरह की कैटेगरी हमारे पास, उसको कैसे हमने कैटर करना है ये हमें कौन सिखाती है? साइकोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन उसको यूज करने की जो इंसाइट है वो हमें साइकोलॉजी से मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट सिखाना है, जैसे आपने बच्चे को ज्वालामुखी का कंसेप्ट सिखाना है, वोल्केनो का कंसेप्ट सिखाना है। अब आप उसको ज्वालामुखी पे नहीं लेके जा सकते बिकॉज इट इज डेंजरस। तो साइकोलॉजी हमें ये सिखाएगी, ये बताएगी कि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज करनी है, या फिर इसमें कोई एक्टिविटी यूज करनी है, या कोई वर्किंग मॉडल वहां पे तैयार करना है, और बच्चे की लर्निंग स्टाइल के बेस पर हमें ये बताएगी। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ये मीनिंगफुल फीडबैक हमें देती है। ठीक है, और इसमें इस तरह से जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लर्निंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें हमें टीचर्स को हेल्प करती हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस को हमें बताती हैं। इसके बाद रोल क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका? तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल कैसे है कि सबसे पहले रोल इन टीचिंग की बात करते हैं। सेलेक्ट करना है अच्छा टीचिंग मेथड। ठीक है, जैसे कोई एक्टिविटी करवानी है, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल दैट द पर्टिकुलर टॉपिक विच वी आर सेलेक्टिंग कैन बेस्ट बी इलेबोरेटेड, कैन बेस्ट बी explained with the help of lecture method. Although it is a traditional method, although it is a neglected method nowadays, but still psychology can help us out that whether we choose a lecture method, whether we go for the discussion method, or we use the latest activity based learning method, ABL, which we call. अब अगला है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम। अगर हमने एक इंक्लूसिव इंटरेक्टिव क्लासरूम तैयार करना है, कैसे तैयार करना है? साइकोलॉजी विल हेल्प अस। इसका रोल है इसमें। इंटरेक्टिव ई कंटेंट आज के समय में तैयार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साइकोलॉजी ने वो हमें बताया कि बच्चे इंटरेक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं। BF स्किनर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आज के समय में जितने भी इंटरेक्टिव कंटेंट हैं, जितनी भी प्रोग्राम्ड लर्निंग आज के समय में हो रही है, we can relate to or we can give the credit of those programmed learning softwares to BF Skinner, because he was the very first psychologist who identified the importance of programmed learning, or we can say in his own words, operant conditioning. Next, असेसिंग स्टूडेंट्स नीड एंड प्लानिंग अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स की नीड को असेस करना सिखाता है, उसके बाद हमें कहता है कि हम प्लान करें। फिर ये हमें अडेप्ट करना क्या सिखाता है कि स्टूडेंट को फीडबैक और परफॉर्मेंस कैसे देनी है। ये रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। साइकोलॉजी ना हो तो शायद ये सब चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से ना हो। और पहले ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, नहीं होता था। कहाँ थी लर्निंग को लेकर के इतनी समझ, कहाँ था इतना सारा, इतनी व्यवस्था। लेकिन साइकोलॉजी जैसे ही एग्जिस्टेंस में आई है, जो टीचर सेंटर्डनेस से स्टूडेंट सेंटर्ड की ओर एक शिफ्ट आया है, बहुत बड़ा उसमें एक हमें एक पॉजिटिव जो है वो चेंज देखने को मिला। ऑल्दो देयर आर सम पॉइंट्स दैट टीचर को भी अपना एक रोल होना चाहिए, एक स्टेक होना चाहिए, उस पर डिस्कशंस चली हैं, और साइकोलॉजी के जो रिसर्चेज हैं वो उस पर हो रहे हैं। इन कमिंग टाइम मे बी हमें कुछ चेंज देखने को मिले, क्योंकि चेंज एंड एवोल्यूशन इज द लॉ ऑफ नेचर। अब देखिए रोल टीचिंग में क्या रोल है। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी डेवलप करने में। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग की यहाँ बात होती है, कोलैबोरेशन की बात यहाँ पर होती है। यहाँ हम जब सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर की बात करते हैं तो इसमें मेटाकोग्निशन की बात आती है, यानी अपने मन में जो हमारी सोच है उसके बारे में सोचना, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो कैसे सोच रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। अपने अध्ययन को लेकर के स्वयं चिंतित होना, ये मेटाकोग्निशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसको मान लीजिए मैथ का कोई सम नहीं आ रहा है, और वो अपने दिमाग में खुद अपने आप से बात कर रहा है कि इस स्टेप में मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं इस स्टेप को ऐसे भी कर सकता था, क्यों ना इस स्टेप को ऐसे किया जाए। और ऐसा करते 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 मेटाकोग्निशन की जो ये प्रैक्टिसेस हैं, इन एक्टिविटीज को करते करते हम देखते हैं कि बच्चा सीख जाता है, और ज़्यादातर बच्चा ऐसे ही सीखता है। ठीक है, इसके बाद एनकरेज करता है ये डेवलपमेंट ऑफ स्टडी स्किल्स एंड हैबिट्स को। अब इसमें देखिए की एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी थ्योरीज हैं,
तो सबसे पहले जीन पियाजे की हम बात करते हैं, तो जीन पियाजे का बहुत बड़ा रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका है। इसके बाद लेव वाइगोत्स्की की हम बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात इन्होंने की, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की इन्होंने बात की, स्कैफोल्डिंग की बात की जिसको हम एक स्टूडेंट को हेल्प करना भी हम कह सकते हैं। जेडपीडी मतलब इसमें बच्चे को जितना आता है वो अपने दूसरे बड़ों की मदद से, जिनको उससे ज़्यादा आता है, जो उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, उनकी सहायता से कैसे जहाँ तक बच्चे की पहुँच है उससे ऊपर वाले घेरे में वो पहुँचता है। तो ये जेडपीडी की बात है। इसके बाद स्किनर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल भी दिया। ये जो एक पीपीटी है ये भी कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग से कुछ हद तक रिलेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ एक पिक्चर अभी आपके सामने अपेयर हुई, यू कैन अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं कि ये ब्रूनर है, नहीं आता है तो आपको लगेगा कि यार ठीक है ये ब्रूनर नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ा है, और ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग है। जैसे इस पूरे कंसेप्ट को सीखते सीखते हो सकता है जो मैं आपको नहीं भी बता रहा हूँ, नहीं भी सिखा रहा हूँ, आपके मन में कहीं ना कहीं वो भी एक कंसेप्ट आ जाए, वो आपने डिस्कवर कर लिया, वो नई लर्निंग आपके लिए हो गई। आज हम स्पाइरल करिकुलम की बात कर रहे हैं, हम उस करिकुलम से पढ़े हैं, वो करिकुलम किसकी देन है? ब्रूनर की देन है। एरिक एरिक्सन की मैंने बात की। ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे लंबी, या हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की स्टेजेस को डिफाइन करते हुए एक डेवलपमेंटल थ्योरी दी। इसके बाद हॉवर्ड गार्डनर है, सिक्स थिंकिंग हैट्स के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर के इनका जो काम है वो बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में चर्चा का विषय रहा है, और उस पर निरंतर जो है वो शोध होते रहे हैं। इसके बाद अब हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे और समरी देखते हैं। आज हमने क्या किया, हमने देखा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड शुरू में थी, उसके बाद वो कैसे पहले सोल की थी, फिर माइंड की बनी, फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस की जो है वो स्टडी बनी, और फिर एट लास्ट वो स्टडी ऑफ बिहेवियर पे जाके भी ख़त्म नहीं हुई, और उसमें अब मेंटल प्रोसेसेस को भी ऑब्जर्वेबल मेंटल प्रोसेसेस को जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन, इसके हमने देखे स्कोप, जिसमें कितना कुछ आता है, इसका नेचर हमने देखा, टीचर के लिए इसकी क्या हेल्प है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसकी क्या हेल्प है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, इसकी टीचिंग लर्निंग, मोटिवेशन, ग्रोथ, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिवनेस, बहुत कुछ हमने देखा। ये एक्विप करती है टीचर को विद टूल्स टू क्रिएट बेटर लर्निंग आउटकम्स। आज सबसे बड़ी दौड़ या होड़ जो है वो एक ही चीज़ को लेके है कि बच्चे को हमने कंटेंट रटाना नहीं है, टेक्स्ट बुक की मास्टरी नहीं करवानी है, बुक वॉर्म नहीं बनाना है, हमें उन्हें लर्निंग आउटकम्स अचीव करवानी है। बेटर लर्निंग आउटकम्स का रिजल्ट हमने एक ला करके देना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की साथ ही जोड़ती हैं, क्योंकि इसके आने के बाद ही ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं। तो वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दिस, एंड देयर इज एन इन्फोग्राफिक और अ पिक्चर विच यू कैन से दैट आज जो भी हमने वर्ड डिस्कस किए ना, वो कहीं ना कहीं वर्ड्स आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए, हमने मोटिवेशन की बात की, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे पास होती है, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की, हमने देखा कि कैसे ईयर बाय ईयर जो साइकोलॉजी है वो इवॉल्व होती गई, हमने सोशल साइंस की बात की कि ये एक सोशल साइंस है, हमने सेंसरी मोटर स्किल्स की बात की, मोरल गोल्स की बात की, लर्निंग आउटकम्स की बात की। तो ये हर वर्ड आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट होता हुआ दिखेगा। तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड कीप a sort of screenshot of this particular slide, and you can relate or you can use this to you can use this for metacognition, जिसकी हमने बात की। आप इसको देख करके मेटाकोग्निटिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, और कुछ रेफरेंसेस हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स से कुछ कंटेंट लिया गया है। एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एस के मंगल जी की किताब है, उनसे स्किनर, क्रो एंड क्रो, ब्रूनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, इसके साथ साथ वॉटसन और बहुत से अदर जो है उनको यूज़ किया, और कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल जो मटेरियल था, और जो स्पेशली जो जिसका मैं भी स्टूडेंट भी हूँ, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का ही एक अंग है, कोड सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे भी कंटेंट इसमें लेने की प्रयास जो है वो किया गया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। सो टुडेज होम टेकिंग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ,
टाई इट टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स। एल्बर्ट इंस्टीन का ये बड़ा ही बेहतरीन कोट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। दैट्स वाई आई मैंशन दिस कोट आउट हियर। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि फर्दर मोटिवेशन बनी रहे। फिर से मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।